नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काजू इशिगुरो के बहुत ही चर्चित नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यास द रिमेन्स ऑफ द डे पर। हाँ, एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला उपन्यास। बिल्कुल। तो आज हम इसकी कहानी का एक खाका देखेंगे और जो मुख्य बातें, जो थीम्स ये उठाता है, उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी का भावनात्मक केंद्र क्या है। ये कहानी है स्टीवेंस नाम के एक अंग्रेज बटलर की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, आप कह सकते हैं, कर्तव्य और अपनी सर्विस के नाम कर दी और इस चक्कर में शायद खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये स्टीवंस का जो किरदार है ये बड़ा दिलचस्प है। दशकों तक उसने इंग्लैंड के एक बहुत ही भव्य माने हुए घर डार्लिंगटन हॉल में बटलर की नौकरी की। बिल्कुल और उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसका पूरा वजूद था, उसकी पहचान। सही। उसने वो जो पेशेवर गरिमा या डिग्निटी होती है, उसको इतना ज्यादा महत्व दिया कि उसकी अपनी जिंदगी, उसके एहसास, रिश्ते नाते सब पीछे छूट गए, या कह सकते हैं कि उसने खुद ही उन्हें दबा दिया। हाँ, दबा दिया। और ये गरिमा का जो आइडिया है स्टीवेंस के लिए, वो क्या था असल में? यही तो, स्टीवेंस के लिए गरिमा का मतलब था अपने जज्बातों पर पूरा काबू रखना। कभी भी वो जो पेशेवर नकाब है उसे उतरने नहीं देना। तो उपन्यास यही सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये वाकई गरिमा थी या फिर ये भावनाओं से, मतलब इंसानी कमजोरियों से एक तरह का डर था। अच्छा। क्या ये जो समर्पण है ये तारीफ के काबिल है या ये एक दुखद कहानी है, एक तरह का पलायन? ये बहुत पेचीदा सवाल है और इसी के आसपास पूरी कहानी घूमती है। बिल्कुल। और ये समर्पण किस हद तक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि स्टीवेंस अपनी इस सेवा को महानता पाने का एक रास्ता समझता था। हाँ, उसका मानना था कि महान बटलर वो है जो महान लोगों की सेवा करे। हाँ, और इस तरह दुनिया के जो बड़े घटनाक्रम हैं, उनमें परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अपना योगदान दे। लॉर्ड डार्लिंगटन, जो उसका मालिक था, उसकी नजर में वो ऐसा ही एक महान व्यक्ति था। और इसी महानता की तलाश में उसने बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ नजरअंदाज कर दिया। जैसे कि सोर्सेज में ये आता है कि कैसे उसने अपने पिता के मृत्यु के वक्त भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। सुनने में ये शायद कर्तव्य निष्ठा का चरम लगे, लेकिन क्या ये मानवीय संवेदनाओं की कीमत पर नहीं था? जरूर था। और फिर मिस केंटन का जिक्र आता है, डार्लिंगटन हॉल की हाउसकीपर। उनके और स्टीवेंस के बीच एक अनकहा सा, एक अव्यक्त सा रिश्ता था। कई ऐसे मौके आए जब उनके बीच कुछ कहा जा सकता था, कुछ महसूस किया जा सकता था, लेकिन स्टीवेंस ने हमेशा वो पेशेवर दूरी बनाई रखी। हमेशा। उसने प्यार की एक संभावना को भी अपने कर्तव्य और उस गरिमा के आदर्श के लिए कुर्बान कर दिया। तो कहानी असल में शुरू होती है 1956 में, है ना? हाँ, 1956। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, दुनिया बदल रही है, माहौल बदल रहा है। और डार्लिंगटन हॉल भी अब लॉर्ड डार्लिंगटन का नहीं रहा, वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। बिल्कुल। और स्टीवेंस, जिसने शायद पहले कभी छुट्टी ली ही नहीं थी, हाँ, शायद कभी नहीं, अपने नए मालिक के कहने पर या शायद उकसाने पर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर पश्चिम इंग्लैंड की तरफ एक यात्रा पर निकलता है। एक कार यात्रा। और यही यात्रा उपन्यास का ढांचा बनती है, उसका फ्रेमवर्क। हाँ, ऊपर से देखने पर तो लगता है कि वो बस इंग्लैंड के देहात घूम रहा है, कंट्री साइड देख रहा है। लेकिन असल में ये यात्रा उसके अतीत की है, उसकी यादों की, उसके दबे हुए एहसासों की। बिल्कुल। ये यात्रा एक तरह से उसकी जिंदगी का सिन्हावलोकन बन जाती है, रिव्यू। जैसे जैसे वो इंग्लैंड के बदलते नज़ारों से गुजरता है, वैसे वैसे उसकी यादें उसे डार्लिंगटन हॉल के पुराने दिनों में ले जाती हैं। लॉर्ड डार्लिंगटन के साथ बीते पल, मिस केंटन के साथ हुई छोटी बड़ी बातें। और इशिगुरो ने ये यादें बड़े कमाल के ढंग से लिखी हैं। मतलब वो सीधी रेखा में नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हमारी यादें काम करती हैं, वैसे ही वर्तमान में कुछ देखा और उससे जुड़ी कोई पुरानी बात याद आ गई। हाँ, ये पाठक को सीधे स्टीवेंस के मन की उलझनों में, उसकी कश्मकश में खींच लेता है। बिल्कुल। और इस यात्रा का एक मकसद भी है, जो वो जाहिर करता है। वो मिस केंटन से मिलने जा रहा है। हाँ, मिस केंटन, जो अब शादी करके कहीं और बस गई हैं, मिसेस बेन बन चुकी हैं। और स्टीवेंस के मन में एक धुंधली सी उम्मीद है। वो कहता तो है कि शायद मिस केंटन को डार्लिंगटन हॉल वापस लौटने के लिए मना सके, स्टाफ की कमी है वगैरह। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? शायद नहीं। यहीं पर स्टीवेंस का वो आत्मधोखा या शायद उसकी दबी हुई उम्मीदें दिखती हैं। कहीं गहरे में वो शायद उस रिश्ते को फिर से जगाने की उम्मीद कर रहा है जिसे उसने सालों पहले पनपने ही नहीं दिया था। कि शायद अब भी कुछ बदल सकता है। कात उसकी पूरी यात्रा का, कह सकते हैं, भावनात्मक केंद्र है।
एक ऐसा मोड़ जिस पर उसकी आगे की शांति या अशांति टिकी है। और आखिरकार वो मुलाकात होती है। स्टीवंस और मिस केंटन यानी मिसेस बेन मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये मुलाकात वैसी नहीं होती जैसी स्टीवंस ने शायद सोची होगी या उम्मीद की होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये उपन्यास का एक बहुत ही मार्मिक, एक पोइनिएंट और निर्णायक क्षण है। स्टीवंस को ये एहसास होता है कि मिस केंटन अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उनकी शादी हो चुकी है, वो ठीक ठाक है, अपनी बेटी के होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही हैं। मतलब वो अपनी दुनिया रच बस गई हैं। हाँ, उनके चेहरे पर अतीत को लेकर एक हल्की सी उदासी तो दिखती है, शायद एक क्या होता अगर वाली भावना, लेकिन भविष्य के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं दिखता। अच्छा। वो साफ कर देती हैं कि डार्लिंगटन हॉल लौटना या स्टीवंस के साथ कोई नई शुरुआत करना अब ये मुमकिन नहीं है। और बस स्टीवंस की जो एक छोटी सी उम्मीद थी वो वहीं टूट जाती है। हाँ, उम्मीदों का वो महल ढह जाता है। और इसी पल में या शायद इसके फौरन बाद जब वो अकेला होता है तब उसे वो एहसास होता है पछतावे का। हाँ, पछतावे का पूरा बोझ जैसे उस पर आ गिरता है। उसे बहुत शिद्दत से महसूस होता है कि वो जिस गरिमा और कर्तव्य के पीछे पूरी जिंदगी भागता रहा, उसने उससे क्या छीन लिया है। बिल्कुल, उसने सिर्फ प्यार का एक मौका नहीं खोया, बल्कि शायद जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका ही खो दिया। ये उपन्यास इसी बात को बड़ी गहराई से दिखाता है कि कैसे हम अक्सर अपने फैसलों का जो असली असर होता है उसे बहुत देर से समझते हैं। हाँ, जब वक्त हाथ से निकल जाता है। स्टीवंस ने पूरी जिंदगी एक खास आदर्श के हिसाब से जी, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आकर उसे ये समझ आता है कि वो आदर्श शायद खोखला था, या कम से कम उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वो जिसे अपनी ताकत समझता रहा, भावनाओं पर काबू रखना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और ये जो आत्म मंथन का पल है, ये उसके लिए बहुत बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल। तो इस मोड़ पर उपन्यास के जो मुख्य विचार हैं, जो थीम्स हैं, उन पे बात करना जरूरी हो जाता है। हाँ, सबसे साफ जो दिखता है वो है ये द्वंद्व कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत इच्छाएं, ड्यूटी वर्सेस पर्सनल डिजायर। हाँ, स्टीवंस ने हमेशा हमेशा कर्तव्य को चुना, उसे सबसे ऊपर रखा। लेकिन क्या ये चुनाव पूरी तरह उसका अपना था, या इसमें सामाजिक दबाव भी था, या शायद उसका अपना डर? ये सवाल उपन्यास उठाता है। क्या कर्तव्य निभाने का मतलब हमेशा यही होता है कि आप अपनी खुशी को कुर्बान कर दें? इससे जुड़ा हुआ है दूसरा पॉइंट, भावनाओं का दमन, इमोशनल रिप्रेशन। हाँ, स्टीवंस का जो किरदार है वो अंग्रेजी समाज के उस खास तबके और उस खास समय का प्रतीक बन जाता है जहां जज्बात दिखाना, खुलकर इजहार करना अच्छा नहीं माना जाता था, अशोभनीय था। स्टेफा पर लेप वाला मामला। बिल्कुल, लेकिन इशिगुरो इसे सिर्फ एक सामाजिक टिप्पणी बनाकर नहीं छोड़ते। वो दिखाते हैं कि कैसे ये दमन स्टीवंस के अपने मनोविज्ञान का, उसकी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया था। मतलब वो शायद अपनी भावनाओं को समझने या व्यक्त करने में ही असमर्थ हो गया था। हाँ, शायद वो उनसे डरता था। ये सिर्फ शिष्टाचार या मैनर्स की बात नहीं थी, ये एक गहरी भावनात्मक अपंगता थी, एक इमोशनल डिसेबिलिटी। और ये जो भावनात्मक अपंगता है, ये सीधे तौर पे तीसरी थीम से जुड़ती है, अपरिवर्तनीय समय और पछतावा, टाइम एंड रिग्रेट। हाँ, जब स्टीवंस अतीत में झांकता है तो उसे सिर्फ खोए हुए मौके दिखते हैं। मिस केंटन के साथ एक रिश्ता बनाने का मौका, अपने पिता के साथ शायद और वक्त बिताने का मौका, शायद जिंदगी को थोड़ा और खुलकर जीने का मौका। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। हाँ, अतीत को बदला नहीं जा सकता। नहीं, और ये एहसास कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये उपन्यास के सबसे ज्यादा छू जाने वाले पहलुओं में से एक है। शायद इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं कि जिंदगी का मतलब तब समझ आए जब जिंदगी लगभग खत्म होने को हो। बहुत दुखद है ये। और यहाँ एक और परत है जो थोड़ी और जटिल है। कौन सी? युद्धकालीन नैतिकता और अंधभक्ति, ब्लाइंड लॉयल्टी। हाँ, लॉर्ड डार्लिंगटन के प्रति उसकी वफादारी। स्टीवंस अपने मालिक लॉर्ड डार्लिंगटन के प्रति पूरी तरह वफादार था, अटूट रूप से। लेकिन लॉर्ड डार्लिंगटन की जो छवि थी, खासकर दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान, उन पर नाजी जर्मनी से सहानुभूति रखने और तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की नीति का समर्थक होने के आरोप थे। बिल्कुल, स्टीवंस इन सारी राजनीतिक गतिविधियों का, मीटिंग्स का गवाह था। वो सब देख रहा था, लेकिन उसने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। उसकी वो जो कर्तव्य निष्ठा थी, उसने उसे एक ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से नहीं रोका जिसके इरादे नैतिक रूप से संदिग्ध थे। यहाँ उपन्यास एक बहुत असहज सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या आपका पेशेवर कर्तव्य आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर देता है? क्या एक अच्छा नौकर होने का मतलब सिर्फ आंख बंद करके मालिक के पीछे चलना है,
चाहे मालिक का रास्ता कितना भी गलत क्यों ना हो? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उपन्यास में जो दिखाया गया है उससे बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। ये स्टीवंस के किरदार की एक और दुखद परत है। उसकी वो महानता की जो खोज थी, शायद उसी ने उसे नैतिक रूप से सही और गलत के बीच फर्क करने से रोक दिया था। हाँ, वो अपने मालिक की सेवा में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसने मालिक के कामों के जो बड़े परिणाम हो सकते थे उन पे शायद सोचा ही नहीं। ये दिखाता है कि कैसे जरूरत से ज्यादा समर्पण भी एक तरह का अंधापन बन सकता है। बिल्कुल। तो अंत में जब यात्रा खत्म होती है, स्टीवंस को इस कड़वी सच्चाई को मानना पड़ता है कि अतीत बदला नहीं जा सकता। मिस केंटन वापस नहीं आएंगी लॉर्ड डार्लिंगटन की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और उसकी अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीत चुका है। हाँ, अब उसके पास बचा क्या है? सिर्फ दिन का शेष, द रिमेन्स ऑफ द डे, यानी बचा हुआ जीवन। तो अब सवाल ये है कि वो इस बचे हुए समय का क्या करेगा? उपन्यास का अंत कोई बहुत आशावादी या निराशावादी नहीं है। मतलब वो कोई आसान सा जवाब नहीं देता। हाँ, ऐसा लगता है कि स्टीवंस शायद कोशिश करेगा अपने नए अमेरिकी मालिक के साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनाने की, थोड़ा कम औपचारिक। हाँ, वो सोचता है कि वो विनोद यानी मजाक या हल्की फुल्की बातें करने की प्रैक्टिस करेगा, बैंटरिंग, जो उसके नए मालिक को पसंद है। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है। हाँ, बहुत छोटी, लेकिन ये शायद इस बात का इशारा है कि वो अपनी उस पुरानी कठोरता से, उस खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिंदगी के साथ थोड़ा सहज होने की कोशिश कर रहा है। एक धीमी और शायद दर्दनाक प्रक्रिया होगी ये, आत्मस्वीकृति की। बिल्कुल। उपन्यास हमें ये नहीं बताता कि स्टीवंस पूरी तरह बदल जाएगा या उसे पूरी शांति मिल जाएगी, लेकिन ये दिखाता है कि वो कोशिश कर रहा है अपने खोल से बाहर झांकने की। और ये पाठक को भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि क्या हम अपनी जिंदगी उन चीजों के पीछे तो नहीं भाग रहे जो आखिर में उतनी जरूरी साबित नहीं होंगी? क्या हम अपने जज्बातों को, अपने रिश्तों को वो अहमियत दे रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए? कहीं हम भी अपनी गरिमा या अपने कर्तव्य के नाम पर जिंदगी के असली मतलब से दूर तो नहीं हो रहे? सही बात है। तो कुल मिलाकर द रिमेन्स ऑफ द डे एक बटलर की कहानी के जरिए इंसानी हालत की, ह्यूमन कंडीशन की एक बहुत गहरी पड़ताल है। हाँ, ये कर्तव्य, यादें, पछतावा, जज्बातों का दमन, वक्त का गुजरना, इन जैसे यूनिवर्सल थीम्स को छूता है। स्टीवंस की जो व्यक्तिगत त्रासदी है, वो हमें अपने जीवन के चुनावों और अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। और इशिगुरो की जो खूबी है वो उनकी लिखने की शैली में है। बहुत संयमित, अंडरस्टेटेड, लेकिन फिर भी बहुत असरदार। हाँ, वो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। स्टीवंस की वो औपचारिक भाषा और उसके अंदर जो उथल-पुथल चल रही है, उसके बीच का जो तनाव है, वो पाठक को लगातार महसूस होता रहता है। ये एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के बाद भी काफी समय तक आपके साथ रहती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। किसी आदर्श के प्रति, चाहे वो पेशेवर कर्तव्य हो या सामाजिक गरिमा, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना, ये कहाँ तक सही है? क्या इस समर्पण में हमेशा ये खतरा नहीं छिपा रहता कि आप मानवीय जुड़ाव और अपनी व्यक्तिगत खुशी को नजरअंदाज कर देंगे? शायद असली चुनौती इसी संतुलन को खोजने में है। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और अपनी इंसानी जरूरतों को पूरा करने के बीच का संतुलन। ये एक लगातार चलने वाला आत्मा मंथन है। और शायद स्टीवंस की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि इस मंथन को टालते रहने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास भी सिर्फ दिन का